अब सब लोग लिखेंगे नेक्स्ट टर्म। लिखो लाइबिलिटी। लिखो नेक्स्ट टर्म लाइबिलिटी। अच्छा बोलो, कभी सुना है वर्ड लाइबिलिटी? क्या वर्ड सुना है? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? अच्छा सोचो, अपन समझने व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी बात समझो, अब समझो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड लाइबिलिटी। देखो, मैंने आपको बताया असेट। असेट मतलब कोई भी चीज जिसमें क्या है, और वो किसमें मेजर कर सकते हैं, वो क्या होगा? असेट। लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है मेरी जिम्मेदारी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। मैं आपको ऐसा समझाता हूं। मैंने एक मकान बनाया। इस मकान को बनाने के लिए मैंने बैंक से क्या लिया? लोन। बताओ, मेरे को लोन चुकाना पड़ेगा या खा जाऊंगा मैं लोन को? खा जाओ अलग बात है, बट अपन एक सिंपल जवाब बताते हैं, चुकाना पड़ेगा। लोन मैंने बैंक से लिया, मेरे को चुकाना पड़ेगा। तो बताओ, मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है वो चुकाने की? तो बच्चों, लोन क्या होगा? एक तरह से मेरी लाइबिलिटी। मैंने पड़ोस की दुकान से कुछ सामान खरीदा। मैंने पड़ोस की दुकान से और सामान खरीदा, मान लो उधार पे। तो बताओ, चुकाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो वो क्या हो गई? मेरी लाइबिलिटी। तुमको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? मेरी लाइबिलिटी है। अच्छा बताओ, तुमको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, फीस लेना मेरा हक है। पढ़ना तुम्हारा हक है और फीस देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डिफरेंस समझे आप? तुमको पढ़ाना मेरी लाइबिलिटी है और फीस मांगना मेरा राइट है। मैं तुमसे फीस रिकवरी करूंगा, मेरा असेट है। बट पढ़ाना साथ में क्या है? अगर असेट आ रहा है, भाई पैसा आ रहा है, तो साथ में जिम्मेदारी भी आएगी सी। मैं उससे पैसा लून पढ़ाऊंगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो पैसा मांगना मेरा असेट है, बट पढ़ाना उसके बदले में क्या है? मेरी लाइबिलिटी। पढ़ना तुम्हारा हक है, बट फीस देना तुम्हारी क्या है? लाइबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है, मैं अगर अब यहां दो वर्ड समझाऊं, असेट और एक वर्ड बोलूं लाइबिलिटी। असेट मतलब कोई भी चीज जिसपे मेरा क्या है? हक है। अगर कोई भी चीज जिसपे मेरा हक है, तो वो क्या है? मेरा असेट। इस पे मेरा हक है, मेरा असेट। मेरे मोबाइल मेरा हक है, वो मेरा असेट। और कोई भी चीज जो मेरी जिम्मेदारी है, वो क्या है? मेरी लाइबिलिटी। अब सोचो, जहां मैं मकान में क्लास ले रहा हूं, इस मकान का किराया देना, वो क्या है? मेरी लाइबिलिटी। टीचर्स को सैलरी देना क्या है? मेरी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है मेरा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कह दो या जिम्मेदारी। जैसे असेट दो कैटेगरी में डिवाइड है, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट लॉन्ग टर्म, और करंट मतलब। उसी तरह ध्यान रखना बच्चों, लाइबिलिटी वर्ड, लाइबिलिटी वापस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। लाइबिलिटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? एक लाइबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी कौन सी होती है? और एक लाइबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। अब समझो, मैंने मकान बनाया। अब तुम, पता है मकान के जो लोन है, अब मैं तुमको थोड़ा सा, मैं तो आपको तो समझाता जाऊंगा, पता है तुमको क्या, वरना कभी, पता है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कॉमर्स बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको आज मैं बैंक में खड़ा कर दूं ना, उनको पता ही नहीं होता बैंक में होता क्या है, लोन कैसे होते हैं। मैं आपको लोन का सिस्टम भी समझाता हूँ ताकि तुमको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। अब आपने बैंक से लोन, बैंक ने बोला कि हम लोन कितने साल के लिए दे रहे हैं? 20 साल के लिए। हम लोन कितने साल के लिए दे रहे हैं? अब बैंक आपसे पूछेगा ना, क्या पर्पज है बताओ? आपने बोला हमको लोन के लिए चाहिए, घर बनाना है। लोन किसके लिए, क्या बनाना है? घर। अच्छा, अब तुम कार खरीदो, कार के लिए भी लोन ले सकते हो, यस और नो? आप बैंक के पास गए, बोले मेरे को लोन किसके लिए चाहिए? कार के लिए। बैंक लोन दे देगा। आपने कहा मेरे को लोन चाहिए
टू व्हीलर खरीदना है, बाइक खरीदनी है, बैंक लोन दे देगा। आप गए बैंक को बोला मेरे को मोबाइल खरीदना है, बैंक लोन दे देगा। ठीक है। लेकिन पता है बैंक क्या बोलता है कि घर के लिए तो हम 20 छोड़ो, कितने साल का लोन दे सकते हैं, लेकिन कार खरीदोगे ना तो बैंक बोलता है मैक्सिमम टाइम कितने का लोन दे सकते हैं हम, 7 साल से ऊपर बैंक लोन देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता बताओ? और घर के लिए 20 साल तक देने को तैयार, ऐसा क्यों? भाई घर तो लैंड पे बना हुआ है ना, लैंड की वैल्यू कोई कम होती है क्या? क्या कभी अकाउंट्स में एक ही एसेट ऐसा है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, वो जमीन, बाकी सबकी वैल्यू कम होती है? ऐसा कोई एसेट तुम सोच लोगे तो भी नहीं लगा, नहीं। गोल्ड अलग बात है, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड प्लस माइनस होता है, बट जमीन की वैल्यू कभी कम नहीं होती। कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल हो जमीन की वैल्यू कम हुई क्या आज तक? कभी कम नहीं होती। तो बैंक को पता है घर का लोन सबसे सेफ लोन है हमारा, घर पे लोन है सबसे सेफ है, पैसा कभी नहीं डूबेगा। कार, 7 साल बाद कार की वैल्यू लगभग खत्म हो जाती है। आपने आज कार खरीदी 7 साल, तो बैंक बोलता है हम लोन मैक्सिमम कितने साल का देंगे? मोबाइल के अंदर बैंक मैक्सिमम 1 साल का लोन देता है, मैक्सिमम। मोबाइल 1 साल में खत्म, मोबाइल 7 साल तक चलता ही नहीं है। मेरी बात समझे आप? आपने बोला टू व्हीलर, टू व्हीलर के लिए बैंक 5 साल से ऊपर का लोन नहीं देता है। तो क्योंकि टू व्हीलर की लाइफ ही नहीं है ना उससे ज्यादा। भाई आज आपने लोन दे दिया मान लो 50-15 साल के लिए, और टू व्हीलर ही खत्म हो गया, तो मतलब क्या है फिर? तो वो सारे लोन जिनका पेमेंट अपने को बच्चों 1 साल के बाद करना होगा, वो सब कौन से लोन कहलाते हैं? और वो सारे लोन जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है, वो सब कौन से लोन है? मैं पड़ोस की दुकान से कुछ सामान खरीद के लाया किराने का, मैं पड़ोस की दुकान से कुछ सामान खरीद के लाया किराने का, उसको बोलूंगा 1 साल बाद पैसा दूंगा मैं, वो 1 साल तक वेट करे? नहीं, वो मेरे को 2 महीने में 2 महीने 3 महीने देना ही पड़ेगा। तो वो कौन सा लोन हुआ? शॉर्ट टर्म। आप पड़ोस में मैदा खरीद के लाया, बिस्किट खरीद के लाया, बोले 1 साल बाद पैसा दूंगा, वो अगली बार सामान ही नहीं देगा, बोले 1 साल तक थोड़ा वेट करूंगा इस पैसे का। तो वो लाइबिलिटी कौन सी है? पैसा चुकाना है मतलब वो लाइबिलिटी है। अब दो तरह की लाइबिलिटी, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ये सब लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, पड़ोस की दुकान सामान खरीदा, वो सब शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? तो लिखो लाइबिलिटी, लिखो लाइबिलिटी, लिखो इट मीन्स obligation, obligation of the business। इसका मतलब क्या है? बिजनेस की जिम्मेदारी। इट मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज द अमाउंट which is yet to be paid, मतलब अभी तक देना बाकी है, अमाउंट which is yet to be paid, it is divided into, फर्स्ट लिखो नॉन करंट, ब्रैकेट में लिखो लॉन्ग टर्म, नॉन करंट ब्रैकेट में लिखो लॉन्ग टर्म, all those loans which are payable after 1 year, कितने साल के बाद? from the date they become due। वो सारे लोन जिनका पेमेंट कितने टाइम बाद करना है हमको? 1 साल के बाद। जिस दिन ड्यू होते हैं उसे कितने टाइम? 1 साल के, आर नोन एज लॉन्ग टर्म लोन। वो सब कौन से कहलाते हैं? लॉन्ग टर्म।
वो सब कौन से कहलाएंगे? लॉन्ग टर्म। और सेकंड लिखो करंट लाइबिलिटी, ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट टर्म। लिखो ऑल दोज लोन्स which are payable within 1 year from the date they become due। कितने साल में पेमेंट हो रहा है? 1 साल के अंदर अंदर। जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर होना है और नोन एज करंट, ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो पेमेंट 1 साल बाद हो रहा है तो नॉन करंट, 1 साल के अंदर अंदर हो रहा है तो करंट। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? क्लियर है? तो बोलो, रिपीट करेंगे। कल जो पढ़ा था, पहला टर्म कैपिटल पढ़ा था। कैपिटल मतलब क्या बताया था मैंने? जो पैसा किसने इन्वेस्ट किया? ओनर ने। कैपिटल बढ़ता कब है? प्रॉफिट। घटता कब है? लॉस। और कब घटता है? बोलो। ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग मतलब अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल। असेट मतलब कोई भी चीज जिसमें क्या है, वैल्यू किसमें मेजर कर सकते हैं? असेट कितने तरह का? नॉन करंट और नॉन करंट कितने तरह के? कौन कौन से? जिसको देख सकते हैं वो कौन सा है? जिसको नहीं देख सकते वो? फर्नीचर किसका एग्जांपल है? टेंजिबल इनटेंजिबल। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्हीकल। ठीक है। लाइबिलिटी मतलब मेरा ऑब्लिगेशन, मेरा ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी कितने तरह की? नॉन करंट और नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। करंट मतलब जिनका पेमेंट 1 साल के बाद करना है वो सब, जिनका विद इन 1 ईयर करना है वो सब शॉर्ट टर्म। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझो। सारे पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? लिखो नेक्स्ट टर्म। डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर। अब है ना, ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं डेटर और क्रेडिटर के बीच में। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं मैं आपको। लिखो आप, डेटर। लिखो डेटर, पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो पर्सन जिसको सामान किस पे बेचा? उधार पे। पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। पहले लिख लो फिर समझा रहा हूं। बीच में 2 लाइन छोड़ देना, फिर लिखो क्रेडिटर। 2 लाइन छोड़ना, मेरे को एक पॉइंट और लिखवाना है अभी ना। पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब बच्चों ये जो 2 टर्म है ये बड़े कंफ्यूजिंग टर्म है बच्चों के लिए। डेटर एंड क्रेडिटर, ये 2 बड़े कंफ्यूजिंग टर्म है। मैंने क्या बोला इसमें, मतलब इसमें तो मान लो लगभग 2-2 महीने लग जाते हैं कंफ्यूजन सॉल्व होने के अंदर। क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चे डेटर क्रेडिटर में डालते हैं, क्रेडिटर डेटर में डालते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं बट अभी क्वेश्चन करेंगे तभी प्रॉपर समझ आएगा, अभी तो एक बेसिक लॉजिक समझ आ जाएगा। क्या बोला? जिसको सामान किस पे बेचा हमने? उधार पे। और क्या बोल रहा है? जिससे सामान खरीदा उधार पे।
डिफरेंस समझो। मैं किसी से पैसा मांगता हूं तो वो मेरा डेटर, और मेरे को किसी को पैसा चुकाना है वो मेरा क्रेडिटर। फिर सुनना, मैं अगर किसी से पैसा मांगता हूं, सुना ध्यान से, मैं अगर किसी से पैसा मांगता हूं तो वो मेरा डेटर, और मेरे को पैसा चुकाना है तो वो कौन है? मेरा क्रेडिटर। मेरी बात समझो, मैंने बैंक से उधार लिया, अब बताओ मैंने बैंक से क्या लिया? लोन लिया। ध्यान से समझना, मैंने बैंक से क्या लिया? ये बैंक था और ये मान लो मैं था एक्स। अब बैंक ने इसको लोन दिया, तो बताओ कौन पैसा मांगता है? बैंक मांगता है कि एक्स मांगता है? बैंक। कौन पैसा मांगता है? तो बैंक क्या बोलता है? मैं पैसा किससे मांगता हूं? मैं पैसा किससे मांगता हूं? तो बैंक पता है क्या बोलेगा? एक्स कौन है? मेरा डेटर। बैंक क्या बोलेगा? एक्स कौन है मेरा? कि बैंक बोलेगा मैं जिससे पैसा मांगता हूं डेटर, और एक्स बोलेगा मेरे को किसको पैसा चुकाना है? एक्स को किसको पैसा चुकाना है? बैंक को। एक्स को किसको पैसा चुकाना है? तो एक्स क्या बोलेगा? बैंक कौन है? मेरा क्रेडिटर। समझे? सिंपल सा लॉजिक, जिससे पैसा मांगते हो वो डेटर, और जिसको चुकाना है क्रेडिटर। अब मैंने एक वर्ड क्या बोला? जिससे सामान किस पे खरीदा? उधार पे। अपन ने किसी से सामान खरीदा, बेचा। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? किसी सामान किसको बेचा। अब जिसको, जैसे समझो ए और बी, ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को सामान, और बच्चों मान लो सामान बेचा, और लेट से बेचा किस पे? उधार पे। ए ने बी को सामान बेचा और बेचा किस पे? उधार पे। तो ए क्या बोलेगा पता है? ए बोलता है कि बी कौन है? मेरा डेटर। ए बोलता है बी कौन है? मेरा, क्यों? मेरे को बी से पैसा लेना है। और बी क्या बोलेगा? मैंने सामान खरीदा किससे? ए से। और किस पे खरीदा? उधार पे। तो बी बोलेगा मेरे को ए को पैसा देना है, मेरे को ए को पैसा। तो बी क्या बोलेगा? ए कौन है? मेरा क्रेडिटर। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जिससे पैसा मांगते हो, जिससे पैसा मांगते हो, क्या वो तुम्हारा हक है या जिम्मेदारी है? हक है। जिससे पैसा मांगते हो उससे क्या है? तो बताओ वो तुम्हारा असेट हुआ या लाइबिलिटी हुई? असेट। जिससे पैसा मांगते हैं, जहां अपना हक है वो अपना असेट, और जहां जिम्मेदारी है वो लाइबिलिटी। जिससे पैसा मांगते हैं वो अपना हक है या जिम्मेदारी? हक। भाई आज अगर मैं मान लो पैसा मांगता हूं आपसे तो मेरा हक है ना, तो मेरा क्या हुआ? असेट। और जिसको पैसा चुकाना है, जिसको पैसा चुकाना है वो कौन है? मेरी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी मतलब वो क्या है? मेरी। अब बताओ, क्रेडिटर मतलब पैसा चुकाने वाला कि मांगने वाला? क्रेडिटर। क्रेडिटर जिसको देना है। देना है मतलब बताओ क्रेडिटर कौन सी कैटेगरी है? लाइबिलिटी की असेट है? अपनी जिम्मेदारी है ना। आपने सामान खरीदा उधार पे तो आपको पैसा चुकाना है ना, तो चुकाना है तो मतलब वो कौन है? आपकी जिम्मेदारी। इसका मतलब वो कौन है? आपकी लाइबिलिटी। और जिससे सामान खरीदा उधार पे, वो आपका हक है कि जिम्मेदारी है? हक है। पैसा मांगोगे वे दे, तो वो मेरा असेट हुआ। तो मतलब मैं अगर ऐसा एक और चीज बोलूं कि डेटर कौन है मेरे, एग्री करोगे? एग्री करोगे सब? और क्रेडिटर कौन है मेरी, तो भी एग्री करोगे कि डेटर इज माय एसेट एंड क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी? बोलो यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? बोलो दोबारा समझाऊं? पक्का समझ आया? लेकिन ये टर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, आगे जाके डेटर क्रेडिटर अपने आप मिक्स हो जाते हैं बच्चों के। अभी सिंपल समझो, अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे अपने आप धीरे धीरे समझ में आता है। सिंपल, डेटर में पैसा मांगते हैं, क्रेडिटर में पैसा चुकाना है। पैसा मांगते हैं तो मेरा हक है, तो मेरा असेट। चुकाना है तो मेरी जिम्मेदारी है, मतलब मेरी लाइबिलिटी।
आई बात समझ में? तो अब जहां 2 लाइन छुड़ाई थी वहां लिखो तुम, जो 2 लाइन छुड़ाई थी वहां लिखना। मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं, तुम 2 लाइन के बीच में लिखना, इसके बाद लिखो डेटर का, डेटर के नीचे लिखना जहां 2 लाइन छोड़ी वहां पे, इट इज द पर्सन फ्रॉम whom मनी इज टू बी रिकवर्ड, जिससे पैसा मांगते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हो, जिससे पैसा मांगते हैं, ये गड़बड़ नहीं करोगे बाद में। हिंदी में लिख लिया करो, जो भूलेंगे नहीं बाद में, जिससे पैसा मांगते हैं। हिंदी मतलब इंग्लिश में लिखता हूं मैं, ये इस तरह की हिंदी है ना, जिससे पैसा मांगते हैं ना। हिंदी की राइटिंग बहुत खराब है मेरी, ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ, जिससे पैसा मांगते हैं। अभी हिंदी में लिख नहीं पाऊंगा, जिससे पैसा मांगते हैं ना, तो ऐसे लिख दो, मतलब जिससे पैसा मांगते हैं, अपना हक है वो, तो इट इज द असेट। डेटर कौन है? अपना असेट। डेटर कौन है? अपना असेट। बोलो यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? मेरे लिए आप क्रेडिटर हो और आपके लिए मैं डेटर हूं। आप अपनी जब हिसाब किताब लिखोगे तो आप बोलोगे मैं इनसे पैसा मांगता हूं, आप अपनी बुक्स में डेटर बुक करोगे और मेरी बुक्स में क्रेडिटर लिखूंगा। और ये ट्रांजेक्शन पता है, मैं आपको जाके बताऊंगा, लोग पता है डेटर क्रेडिटर को यूज करके ब्लैक मनी को व्हाइट में कर देते हैं। डेटर क्रेडिटर से सारा का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट होता है। डेटर क्रेडिटर इतने बड़े टूल होते हैं बिजनेस के। आपके पास कैश पड़ा है, आप क्या करोगे? अब आपको कैश चाहिए, अब बुक्स में डेटर क्रिएट कर दो, बिल फर्जी बिल बना दो, डेटर क्रिएट कर दो। अपन जैसे तुम आगे समझोगे ना जर्नल लेजर, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, लोग ब्लैक मनी को कैसे कैसे व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। डेटर क्रिएटर, डमी डेटर कर देते हैं, डमी क्रिएटर कर देते हैं, बुक्स को ऐसे इन्फ्लेट कर देते हैं लोग, करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन इधर से उधर कर देते हैं लोग डेटर क्रिएटर के दम पे, ठीक है ना। बुक्स में डेटर क्रिएट कर दिए, कैश को एग्जॉस्ट कर दिया, तो वो सब ट्रांजेक्शन अपन धीरे धीरे सीखेंगे, एक बार थोड़ा सा आपको ग्रिप बनेगा सब चीजों का, ठीक है ना। तो ये तो क्या बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेप्थ में घुसेंगे तो बिजनेस कैसे लोग कन्वर्जन करते हैं, बिल कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो डेटर डेटर समझ आया। अब लिखो क्रेडिट, इसके अंदर नीचे लिख देना, इसके नीचे ऐसे एरो करके लिखना। हाँ क्रेडिटर में एरो मतलब तुम तो आगे लिख लेना, मैं एरो करके लिख रहा हूँ, तुम आगे लिख देना। इट इज द पर्सन टू होम मनी इज टू बी पेड, जिसको पैसा देना बाकी है, वो बंदा जिसको मनी देना बाकी है। और ये बिजनेस की क्या है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, जिसको पैसा देना बाकी है। एंड इट इज द लाइबिलिटी, ये बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? सारे टर्म्स क्लियर है? ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। पहला टर्म कौन सा पढ़ा था? बोलो कैपिटल। कैपिटल मतलब अमाउंट किसने इन्वेस्ट किया। कैपिटल बढ़ता कब है? प्रॉफिट घटता कब है? कैपिटल मतलब ओनर का पैसा है, बाहर वाले का पैसा? ओनर का। ड्राइंग मतलब, अरे ड्राइंग मतलब पैसा बिजनेस से लेके गए कौन से यूज के लिए? ड्राइंग हमेशा कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा, ठीक है। असेट मतलब कोई भी चीज जिसमें क्या है? वैल्यू। वैल्यू किसमें मेजर कर सकते हैं? असेट कितने तरह के? नॉन करंट और नॉन करंट मतलब, करंट मतलब शॉर्ट टर्म। नॉन करंट कितने तरह का? टेंजिबल और जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब। फर्नीचर एग्जांपल टेंजिबल इंटेंजिबल। बिल्डिंग, टीवी, जिसको नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, नहीं फील कर सकते, वो सब। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंटेंजिबल, ठीक है। अच्छा लाइबिलिटी मतलब मेरा ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी मतलब मेरा कितने तरह की लाइबिलिटी? नॉन करंट और नॉन करंट मतलब, करंट मतलब जिनका पेमेंट 1 साल के बाद करना है वो सब, जिनका विद इन 1 ईयर करना है वो सब, शॉर्ट टर्म।
आई बात समझ? डेटर मतलब जिससे पैसा मांगते हैं, जिसे चुकाना है, लेना है। डेटर जिससे पैसा मांगते हैं। क्रेडिटर मतलब डेटर अपना असेट, लाइबिलिटी असेट, क्रेडिटर मेरी। बोल, समझ आया? भूलोगे तो नहीं? प्रॉमिस? देखते हैं आगे, तुम फिर प्रॉमिस तोड़ दोगे, देखना। यहां तक समझ में आया? हाँ, अब तो भी भूल जाओगे, देखना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा सर फिर भूल गए हम तो, है ना? यहां तक कोई डाउट? अब लिखो नेक्स्ट टर्म, बैड डेब्ट्स। राइट डाउन नेक्स्ट टर्म, बैड डेब्ट्स। लिखना, इट इज द डेट that has become bad। अब मैं वापस हिंदी में लिखवा रहा हूँ, एक मिनट लिखना, डेटर जिनका पैसा डूब गया। डेटर जिनका पैसा डूब गया, एंड इट इज द लॉस टू द बिजनेस। ये बिजनेस का क्या है? लॉस है। अब बैड डेट समझो। अभी ध्यान से समझना बैड डेब्ट्स क्या होता है, देखो समझो। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड बैड डेब्ट्स? नाम बता रहा है बैड, और साथ में क्या बोला, एक वर्ड, डेट्स। मैं जिससे पैसा मांगता था, उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं तो पैसा नहीं देता। बैंक आपसे पैसा मांगता था, आपने बैंक को पैसा देने को मना कर दिया, मैं तो नहीं दे सकता। अपन ने बिजनेस में सामान बेचा, अब मैंने सामान बेचा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आज समझो, तुम्हारे भी घर में बिजनेस है, मेरा ही बिजनेस है। बिजनेस में अगर अपने को सेल बढ़ानी है, तो ज्यादा काम किस पे करोगे? कैश पे करोगे या क्रेडिट करोगे? आप पूरा काम कैश पे करोगे तो सेल कम होगी, लेकिन अगर काम किस पे करना चालू कर दिया तो सेल बढ़ जाएगी। मैं अगर मान लो हर बच्चे को ये बोलता हूँ 7 डेज का डेमो है, मैं बोलूँ भैया डेमो 0 डेज का है, तो बच्चे नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं यार डेमो चाहिए, पैसे कौन दे पहले। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर क्रेडिट पे अपन सामान बेचते हैं तो अपनी क्या बढ़ती है? तो फिर तो सामान परमानेंट उधार में बेचना चालू करो, कैश लो ही मत, सेल ही बढ़ाने पे ध्यान दो। मैं बोलूं डेमो 7 दिन का नहीं है, 1 साल का डेमो है, तो बच्चे बढ़ जाएंगे ना? अरे और बढ़िया, सर पैसे नहीं लेते, तो बच्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर उसका मतलब क्या काम करने का? आपकी दुकान है, आप बोलो सामान हम उधार भी बेचते हैं, पैसा लेने आओ तो ही मना कर देंगे, नहीं पैसा नहीं चाहिए, आप तो उधार पे लेके जाओ सब सामान। अब जितना तुम उधार दोगे, बताओ उसके साथ कोई रिस्क है कि नहीं है? क्या रिस्क है? किसकी रिस्क है? मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलो किसकी रिस्क है? अपने सामान उधार बेचना चालू किया, सबसे रिस्क है कि बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया तो। भाई आपने सामान उधार में बेचा, अब मान लो बिजनेस है जो 1 महीने का उधार देता है, लकी 1 महीने का उधार था, सेल कितने की होती थी? आपने उधार 1 महीने के बजाय लेट से 6 महीने का कर दिया, सेल हो गई 25 लाख की। उधार कितने टाइम के लिए देना चालू कर दिया, तो सेल बढ़ेगी, 100% सेल बढ़ेगी। उधार बढ़ा तो सेल बढ़ जाएगी। लेकिन बताओ इसके साथ क्या रिस्क जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई? क्या रिस्क जुड़ी हुई है? भाई आपने सामान बेचा, वो डेटर बना और पैसा डूब गया तो। और बताओ 25 लाख की सेल करके 22 लाख डूब गए, तो ये ज्यादा बढ़िया है कि ये ज्यादा बढ़िया है? 1 महीने पे बेचो फिर तो। जितना क्रेडिट बढ़ाओगे, जितना सामान उधार पे बेचने की प्रैक्टिस बढ़ाओगे, उतना रिस्क बढ़ेगा। और रिस्क किसका बढ़ेगा? उस टर्म को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे पेरेंट्स से डिस्कस करना है, घर में बिजनेस है, कि पापा आपके बैड डेब्ट होता है नहीं होता है? एक बहुत जनरल फीचर है, अगर आपने सामान उधार बेचा, बैड डेब्ट्स 100% होगा। मैंने कहा मैं कितने दिन का डेमो दे रहा हूं? 7 दिन का। अब 7 दिन के बजाय मैं बोलूं भैया मैं तो 1 महीने का डेमो दूंगा,
तो बच्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरा नुकसान है, मेरी तो कॉस्ट लग रही है ना। तो बैड डेट का मतलब क्या हो बच्चों? वो डेटर जो क्या हो गए? बैड। उन्हें हाथ खड़े कर दिया, हम पैसा नहीं दे सकते। बोलो क्रेडिटर का भी बैड डेट हो सकते हैं क्या? नहीं, अपने को तो पैसा चुकाना है उनको। अगर हमने मना कर दिया, हमको जिसको चुकाना है हमने मना कर दिया, तो उस आदमी के लिए हम बैड डेट हो गए। भाई जिसको मेरे को चुकाना है उसके लिए मैं तो डेटर हूं ना। जैसे अभी आपने कुछ एग्जांपल पूछा, सर मैंने आपको पैसा दिया और मैं मना कर दूं देने को, तो आपके लिए मैं बैड डेट हो जाऊंगा। मेरे को आपसे पैसा लेना है, कोई बच्चा पैसा खा के भाग गया, तो मैं बैड डेट हो गया। और बैड डेट बिजनेस का एक बहुत रूटीन लॉस है, हर बिजनेस में होता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता मेरे में बिल्कुल बैड डेट नहीं होता, सवाल ही ऐसा हो ही सकता। हर बिजनेस में 1 2 4 5% बैड डेट तो होता ही है, कुछ ना कुछ पैसा तो डूबता ही है कस्टमर से। वो मेरा हो वो आपका हो, बिजनेस बैड डेट होगा ही सही। तो हमने क्या बोला? वो डेटर, वो डेट जो क्या हो गई? बैड। वो डेट जो क्या हो गई? वो हो गई बैड डेट। डेटर जिनका पैसा डूब गया, और वो बिजनेस का क्या है? लॉस है। वो बिजनेस का क्या है? ये होता है बैड डेट्स। बोलो आई बात समझ में? तो बैड डेट का मतलब वो पैसा जो डूब गया, दैट इज नोन एज बैड डेट्स। बोलो वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? फिर से बोलो टर्म। पहला टर्म कौन सा सिखाया था? कैपिटल मतलब बढ़ेगा कब, घटेगा कब? ड्राइंग मतलब अमाउंट विड्रॉन फॉर ड्राइंग, कैपिटल को बढ़ाया कम करेगा। असेट मतलब वैल्यू है, वैल्यू किसमें मेजर कर सकते हो? मनी में। असेट कितने तरह का? नॉन करंट और नॉन करंट मतलब, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, करंट मतलब नॉन करंट कितने तरह का? टेंजिबल और असेट मेरा हक होता है, जिम्मेदारी। हक मतलब राइट। लाइबिलिटी पे क्या होती है मेरी? लाइबिलिटी कितनी तरह की? नॉन करंट और जिनका पेमेंट 1 साल बाद करना है वो सब, जिनका मैं विद इन 1 ईयर करना है वो सब शॉर्ट टर्म। ठीक है, समझ आया? डेटर मतलब जिससे पैसा मांगते हैं, क्रेडिटर जो पैसा देना है। डेटर मेरा असेट, लाइबिलिटी असेट, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी। समझ आया? बैड डेट मतलब वो डेटर जो उसे पैसा डूब गया। डेटर फायदा, बैड डेट फायदा है नुकसान है? नुकसान है। बोले यहां तक कोई दिक्कत? सबको समझ आया? अगला टर्म लिखो, लिखो गुड्स। नेक्स्ट टर्म लिखो गुड्स। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड गुड्स? समझो। गुड्स का मतलब, जैसे आप गुड्स, आपने वर्ड कोई पीछे लिखा होता है गुड। अब ये पॉइंट भी ध्यान से समझना। गुड्स को अपन पता है एक और नाम से जानते हैं, स्टॉक। गुड्स कह दो और जो बच गया वो स्टॉक होता है। अब क्या मतलब होता है गुड्स का, समझना। मैंने आपको कल बताया था, वापस एग्जांपल पे आता हूँ। कल मैंने आपको एक वो शोरूम बताए थे, वो खुल जाए वापस तो अपन फिर देख लेते हैं। कार का शोरूम, चलो ये अपन ने कार के शोरूम की इमेजेस खोली। अब मेरी बात समझना, ये पता है जिस शोरूम पे कारें दिख रहा है, ये वाला, जैसे कोई भी इमेज देख लो, बहुत सारी कारें नजर आ रही है। अब ये जो कारें है ना, ये शोरूम वाले के लिए कार नहीं है, ये गुड्स है उसके लिए। ये क्या है उसके लिए? बट मेरे बाहर जो कार खड़ी है ना, वो कार है। मतलब मैं जब मेरी बुक्स बनाऊंगा, जब मैं मेरे हिसाब किताब लगाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास क्या पड़ी है? कार। बट जब बच्चों शोरूम वाला हिसाब किताब लगाएगा, तो मेरे पास क्या पड़ा है? स्टॉक या गुड्स। दोनों में डिफरेंस है। उसके लिए कार शॉर्ट टर्म असेट है, कार खरीदना, कार बेचना। तो उसके लिए कार क्या है? शोरूम वाले के लिए कार क्या है? गुड्स है। उसको वो क्या बोल सकता है? स्टॉक भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? स्टॉक। मतलब जब अपन अभी धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे तो आप एक टर्म सीखोगे जिसका नाम आएगा बैलेंस शीट। अभी मैं सिर्फ एक टर्म बता रहा हूं, बैलेंस शीट। ये समझ लो अकाउंट्स का आखिरी डेस्टिनेशन है 11th का। अपन ये सब जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या बनाने के लिए कर रहे हैं? कंपनी का बैलेंस शीट, मतलब कच्चा चिट्ठा, पूरा हिसाब किताब कंपनी का।
बिजनेस खत्म होगा तब कंपनी का कितना हिसाब, साल खत्म होगा, पूरा कच्चा चिट्ठा बनाना है अपने को। अब ये जो बैलेंस शीट है ना, अगर ये कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी, ये शोरूम वाले बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इस बैलेंस शीट में ये जो चीजें कारें पड़ी है इनके यहाँ, ये साल एंड हुआ 31 मार्च को एंड हुआ, अब 31 मार्च को कारें पड़ी हुई है, तो ये क्या बोलेंगे, वो क्या चीज है हमारा, स्टॉक। और अगर मेरे पास घर की कार पड़ी है तो मैं बोलूंगा मेरे पास क्या है, कार। तो जब कार का शोरूम बैलेंस शीट बनाएगा तो क्या लिखेगा, स्टॉक। उसका बिजनेस ही क्या है, कार खरीदना कार बेचना, उसके लिए कार है ही क्या, स्टॉक। और मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए क्या है, कार। तो अब जैसे मान लो कार के शोरूम की बैलेंस शीट बनी, कार, उसने लिखा 50 कारें पड़ी है, वो क्या लिखता है इसको, स्टॉक। और ये कार के शोरूम की बैलेंस शीट हो गई। और मान लो मैंने अगर अपनी बैलेंस शीट बनाई, मिस्टर एक्स नाम है मेरा मान लो, तो मैं क्या लिखूंगा, एक कार या 2 कार मैक्सिमम, या 3 कार, ज्यादा तो नहीं होगी कार, बहुत रेयर होंगे, 500 कारें हो सकती है, बट शोरूम पे तो और ज्यादा ही कारें होगी, तो मैं क्या लिखूंगा मेरे यहाँ, कार। तो गुड्स का मतलब फर्नीचर के डीलर, फर्नीचर का शोरूम है जहां फर्नीचर पड़ा हुआ है, फर्नीचर का शोरूम जहां पे क्या पड़ा हुआ है, बहुत सारा, तो वो फर्नीचर पता है, उसके लिए फर्नीचर नहीं है, वो क्या है उसके लिए, गुड्स है। फर्नीचर के शोरूम पे फर्नीचर पड़ा है, वो क्या है, गुड्स, या क्या कहोगे उसको, मेरे घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो फर्नीचर ही है। कंप्यूटर के शोरूम पे कंप्यूटर पड़े हैं बहुत सारे, स्टॉक या गुड्स। लैंड का डीलर है, बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है, स्टॉक या गुड्स, उसका काम ही वही है, मेरे पास लैंड, मैं बोलूंगा लैंड है। तो आप एक चीज समझना, जब मैंने ऐसा बोला गुड्स या स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है, जो कोर बिजनेस जिसमें हम डील करते हैं उसका सामान मेरे पास पड़ा है, वो कहलाता है गुड्स या स्टॉक। कार के शोरूम पे कार, कार है कि गुड्स है, गुड्स, मेरे पास कार, कार। एसी के शोरूम पे एसी, गुड्स या स्टॉक। आई बात समझ में, तो लिखो आप, गुड्स ऑब्लिक स्टॉक लेना, इट इज द asset in which business primarily deals, मतलब प्राइमरी इस पे काम करता है, asset in which business primarily deals, ये वो asset है जिसमें बिजनेस प्राइमरी डील करता है, प्राइमरी मतलब जो कोर बिजनेस एरिया। फॉर एग्जांपल, कार इन कार शोरूम, फर्नीचर इन फर्नीचर शोरूम, टीवी इन टीवी शोरूम, these all are example of goods, एग्जाम्पल ऑफ गुड्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गुड्स के। जिस एसेट में बिजनेस प्राइमरी डील करता है वो कहलाते हैं गुड्स। बोलो यहां तक सारे टर्म समझ में आए, कोई दिक्कत। ये हमने डिस्कस किए एक बार मेजर अकाउंटिंग टर्म्स, अभी सारे नहीं हुए, मेजर, जैसे अब अपन आगे की चीजें पढ़ सकते हैं। बुक खोलोगे, बुक के अंदर स्टार्टिंग में 50 अकाउंटिंग टर्म है, बट अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है। 50 एक साथ नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि काफी चैप्टर टर्म्स अपन आगे आगे पढ़ते जाएंगे तब समझ में आते जाएंगे। जो कोर जिनका काम है वो टर्म मैंने आपको सभी सारे पढ़ा दिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट, ठीक है। तो ये आज अपनी क्लास यहीं पे कंक्लूड करेंगे हम लोग। ये हमने डिस्कस किया बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। कल से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। थैंक यू।